नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिग ओशियन ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, इससे पहले हम मध्य प्रदेश के बारे में 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पहले मध्य प्रदेश के परिचय के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की नदियां जो हैं, इसमें सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि ये जो नदी होती है, नदी की अगर हम प्रॉपर परिभाषा की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं। तो जो जल होता है, जल की एक प्राकृतिक धारा, जल की एक प्राकृतिक धारा, जल की एक प्राकृतिक धारा को क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, हम सब जानते हैं जो भारत है, भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो भारत है, भारत में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। एक वो नदियां जिनका उद्गम किससे होता है? हिमालय से होता है, तो उनको कहा जाता है हिमालयन नदियां। और दूसरी जो नदियां होती हैं, उनका उद्गम होता है प्रायद्वीपी से, प्रायद्वीपीय नदियां इनको, जिनका उद्गम किसी प्रायद्वीप से होता है, उनको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो हिमालयन नदियां होती हैं, ये उन नदियों को कहा जाता है जिनका जो उद्गम होता है, जिनका उद्गम जो होता है वो किसी ग्लेशियर से होता है। इनका उद्गम कहाँ? इनमें जो पानी आता है वो कहाँ से होता है? ग्लेशियर से आता है। और ये जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, इनका उद्गम माना जाता है किसी पहाड़ी से। किससे माना जाता है? पहाड़ी से माना जाता है। तो दोस्तों, जो हिमालयन नदियां हैं, इनका उद्गम जो माना जाता है, किससे माना जाता है? ग्लेशियर से माना जाता है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, इनका उद्गम माना जाता है पहाड़ियों से। और दोस्तों, इसमें जो अगला पॉइंट आएगा, इसमें हमने लिखा उद्गम ग्लेशियर से होता है। तो इन नदियों में पानी जो रहता है, इन नदियों में पानी जो रहता है वो आपको 12 महीने देखने को मिलता है। इन नदियों में पानी आपको 12 महीने देखने को मिलेगा। इसीलिए ये जो हिमालयन नदियां होती हैं, इनको 12मासी, इनको क्या बोला जाता है? 12मासी नदियां बोला जाता है। तो दोस्तों, यहां से एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि 12मासी जो नदियां हैं वो किन्हें बोला जाता है? तो वो आपको याद रखना है, हिमालयी नदियों को बोला जाता है। इसके विपरीत हमारा कौन सी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। इसमें हमने लिखा इनका जो उद्गम होता है वो किससे होता है? इनका जो उद्गम होता है वो किससे होता है? पहाड़ी से होता है। इसमें अगला पॉइंट, यहां पानी कहां से आ रहा है? इनमें 12 महीने पानी रहता है। और इसमें जो पानी रहता है, ये मौसम के अकॉर्डिंग रहता है। इसमें इनको बोला जाता है मौसमी नदियां। क्या बोला जाता है? मौसमी नदियां इनको बोला जाता है, क्योंकि इनमें जो पानी का जो स्रोत होता है वो वर्षा का जल होता है। इनमें पानी का मुख्य जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है? वर्षा का जल होता है। इनका मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा का जल होता है। अब हम इसमें अगले पॉइंट में एग्जाम्पल की बात करेंगे कि हमारी हिमालयी नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हिमालयी नदियों में जो हमारी गंगा नदी है, हम सब जानते हैं गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गोमुख ग्लेशियर से होता है। इसके अलावा सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो चीन में हमारा एक ग्लेशियर पड़ता है, चेमा योंगडोंग ग्लेशियर, उससे होता है। इसके अलावा आदि, ठीक है ना, ये गंगा, यमुना और ये सिंधु नदी, ये एग्जाम्पल में आती है। किसमें? हिमालयी नदियों में। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसके जो एग्जाम्पल हैं उसमें आती है हमारी नर्मदा नदी, इसमें आती है हमारी लूनी नदी, इसमें आती है हमारी पार्वती नदी और गोदावरी नदी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? हमारी प्रायद्वीपीय नदियों के। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियों में हमने पढ़ा कि नदी क्या होता है? जल की एक प्राकृतिक धारा क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। जो हमारा भारत है, इसमें 2 प्रकार की नदियां
पाई जाती हैं। इसमें पहली है हिमालयी नदियां, दूसरी कौन सी होंगी? प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां वो नदियां होती हैं जिनका उद्गम किससे होता है? ग्लेशियर से होता है। और प्रायद्वीपीय नदियां वो होती हैं जिनका उद्गम किससे होता है? पहाड़ी से होता है। हिमालयी नदियों में पानी इनमें क्या रहता है? 12 महीने रहता है, इसलिए इनको 12 मासी नदियां कहा जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां, इनमें पानी कैसा रहता है? वर्षा का जल होता है, इसलिए इन नदियों को मौसमी नदियां कहा जाता है। इसके हमारे एग्जाम्पल में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये नदियां आती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के एग्जाम्पल हमें हमारी नर्मदा, लूनी, पार्वती, गोदावरी नदियां आती हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। अब जो मध्य प्रदेश है, हम क्योंकि मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे हैं, ये हमने बेसिक जानकारी आपको बताई किसके बारे में? नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे किसकी? मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे पहला, इसमें आपको जो पहला पॉइंट याद रखना है, हमने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का एक नाम हमें नदियों का मायका हमें मध्य प्रदेश का एक नाम देखने को मिलता है। और ये इसका कारण क्या है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत में जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम जो होता है वो अधिकांश कहां से होता है? तो ध्यान रखोगे, मैकाल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और अगली जो आती है हमारी वो कौन सी है? विंध्य पर्वत श्रेणी। वो कौन सी है? विंध्य पर्वत श्रेणी। इन पहाड़ जो पर्वत, इन श्रेणियों से मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जो है प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम होता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको अगला पॉइंट इसमें जो याद रखना है, वो याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? अपवाह तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपको एक शब्द देखने को मिला है, अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले इस अपवाह तंत्र को समझेंगे। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों मान लो ये एक कोई नदी है, ये हमने मान लिया कि ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। अपवाह तंत्र का मतलब ये होता है इस नदी के पानी का जितने क्षेत्र पर दोहन किया जाता है या उपयोग किया जाता है, नदी के पानी का जितने क्षेत्र पर उपयोग किया जाता है वो उसका क्या कहलाता है? अपवाह क्षेत्र कहलाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा अपवाह तंत्र है या अपवाह क्षेत्र है वो कौन सा होगा? तो वो याद रखोगे आप, गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो याद रखोगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों बात करेंगे हम, इसके बाद अगली हम बात करेंगे, अब हम इनमें से मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं, उनमें से मुख्य नदियों की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य नदियों में आती हैं हमारी नर्मदा नदी, बेतवा नदी, क्षिप्रा नदी, चंबल नदी आदि। ये सारी की सारी हमारे मध्य प्रदेश में नदियों के एग्जाम्पल के मुख्य रूप से ये हमारी नदियां हैं। इन्हीं में से दोस्तों हम एक एक करके सारी नर्मदा नदी, बेतवा नदी, क्षिप्रा नदी, चंबल नदी आदि जितनी भी नदियां होंगी उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो आज हम पढ़ने वाले हैं चंबल नदी के बारे में। तो समझ आया दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियों में
मध्य प्रदेश की नदियों को मायका क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत में जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां उद्गम जहां से होता है वो कहां से होता है? मैकाल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और बिंद पर्वत श्रेणी। अधिकांश नदियां, ये जो सारी श्रेणियां हैं, मैकाल पर्वत, सतपुड़ा, बिंद, ये कहां पर है? तो ये हमारे कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसलिए सारी की सारी नदियों का उद्गम कहां से हो रहा है? मध्य प्रदेश से। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। अगला पॉइंट हमने आपको समझाया कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा? हमारा गंगा नदी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब क्या हुआ? जहां तक नदी के पानी का दोहन किया जाता है। और एग्जाम्पल में हमने देखा नर्मदा नदी को, बेतवा नदी को, क्षिप्रा नदी को और चंबल नदी को। अब हमें इन्हीं में से एक नदी को पढ़ना है और आज हमारी जो फर्स्ट नदी होगी वो किसके बारे में पढ़ना है? चंबल नदी के बारे में। तो अब हम किसके बात करेंगे? चंबल नदी की। तो दोस्तों ये जो चंबल नदी है, अब हम किसकी बात करेंगे? चंबल नदी की। चंबल नदी। तो पहला पॉइंट दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, चंबल नदी को कहा जाता है पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो आप ध्यान रखोगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को। इसके बाद अगला इसमें पॉइंट लिखना है आपको, ये जो चंबल नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम कहां से होता है? तो दोस्तों इंदौर में एक पहाड़ी पड़ती है, ठीक है ना? इंदौर में एक पहाड़ी है, जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव पहाड़ी। और इस जाना पाव पहाड़ी पर एक पॉइंट है बांगचू पॉइंट। दोस्तों पॉइंट का नाम याद रखना है, बांगचू पॉइंट। और इस जो पॉइंट है या जाना पाव जो पहाड़ी है, इसकी आपसे ऊंचाई पूछी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है 854 मीटर ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। 854 मीटर इसकी क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। और यहीं से निकलती है हमारी कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। इसके बाद अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है चंबल नदी में, चंबल नदी का अंत कहां पर होता है या चंबल नदी मुहाना कहां पर बनाती है? तो दोस्तों चंबल नदी का अंत जो होता है ये इटावा जो कहां पर पड़ता है? हमारे यूपी में। इटावा यूपी में। और इटावा यूपी में ये किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? हमारी चंबल नदी। तो आपसे पूछा जाएगा कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है चंबल नदी किसकी सहायक नदी होगी? ये यमुना नदी में जाकर मिल रही है तो ये किसकी सहायक नदी होगी? यमुना की सहायक नदी होगी। जबकि चंबल नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो जाना पाव की पहाड़ी जो कहां पर पड़ती है? हमारे इंदौर में। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर है। और यहीं पर एक पॉइंट पड़ता है, कौन सा पॉइंट है? वांगचू पॉइंट। यहां से निकलती है कौन सी नदी? हमारी चंबल नदी। अगला पॉइंट हमें चंबल नदी में याद रखना है, इसकी जो लंबाई है, चंबल नदी की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? तो आपको याद रखना है दोस्तों 965 किलोमीटर है। कहीं कहीं बुक में आपको ये 966 भी देखने को मिलती है। इसके बाद ये इसकी क्या है दोस्तों? ये इसकी टोटल लंबाई है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि चंबल नदी का मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो है 325 किलोमीटर। दोस्तों 325 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और टोटल लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर है। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें आपको लिखना है दोस्तों, ये जो चंबल नदी है ये
कहां से होकर गुजरती है, तो इसमें ध्यान रखोगे ये मुरैना शिवपुर और ग्वालियर वाले क्षेत्र में मुरैना शिवपुर और ग्वालियर वाले क्षेत्र में ये नदी जाकर एक विशाल रूप धारण कर लेती है और जिसके कारण क्या होता है कि ये नदी वहां पर खड्डों का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये नदी वहां पर खड्डों का निर्माण करती है और इन खड्डों को क्या बोला जाता है, इन खड्डों को बीहड़ बोला जाता है। तो दोस्तों एक शब्द आपको याद रखना है चंबल नदी के बारे में कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीहड़ जो है वो कौन सी नदी बनाती है, तो बीहड़ कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी बनाती है। और ये बीहड़ किस क्षेत्र में बनाती है, तो ये मुरैना शिवपुर ग्वालियर वाले क्षेत्र में ये खड्डों का निर्माण करती है और इन्हीं खड्डों को क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। और इस बीहड़ में दोस्तों आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। ये जो बीहड़ है इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट जो याद रखना है, इस बीहड़ को कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु। कई बार पूछा गया है दोस्तों, रेंगती हुई मृत्यु ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा चंबल नदी से संबंधित है और चंबल नदी में भी क्या याद रखना है, बीहड़ से संबंधित है। दूसरा, ये जो बीहड़ है इसको एक और शब्द से दोस्तों जाना जाता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है अवनलिका अपर्दन। इसको क्या बोला जाता है, अवनलिका अपर्दन। तो ये दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है किसके बारे में, चंबल नदी के बारे में। और हमेशा पूछे जाते हैं कि चंबल नदी चंबल नदी बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो चंबल नदी करती है। रेंगती हुई मृत्यु किससे संबंधित है, तो चंबल नदी से संबंधित है। अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी बनाती है, तो वो चंबल नदी बनाती है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे दोस्तों चंबल नदी की। अब हम कुछ थोड़ा सा डायग्राम से चंबल नदी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्थान है ये हमारा कौन सा है दोस्तों, इंदौर। और इंदौर में हमारी पहाड़ी कौन सी है, तो अभी हमने लिखा इंदौर की जाना पाव की पहाड़ी से, इससे उद्गम होता है किस नदी का, चंबल नदी का। यहां से चंबल नदी निकलती है दोस्तों और ये पहले कहां पर पहुंचती है, इंदौर से निकलती है और दूसरी कहां पर पहुंचती है, धार से होती हुई ये पहुंचती है उज्जैन से होती हुई अगली ये कहां पर पहुंचती है, तो रतलाम। और रतलाम से आगे ये बढ़ती है मंदसौर। कहां पर जाती है दोस्तों, मंदसौर। और मंदसौर के बाद ये हमारी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और इसके बाद ये दोबारा ये यहां पर कहां पहुंच जाती है दोस्तों, राजस्थान में। ये हमारा कौन सा है, राजस्थान। इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी कहां पर पहुंच गई, राजस्थान में। और इसके बाद दोबारा ये जो चंबल नदी है दोबारा मध्य प्रदेश के 3 स्थान जो आते हैं मध्य प्रदेश में 3, एक शिवपुर, मुरैना और भिंड। शिवपुर, मुरैना, भिंड यहां से होती हुई ये उत्तर प्रदेश में एक नदी से आकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी हमारी, यमुना नदी है, इससे आकर ये मिल जाती है। इसके बाद तो इससे हमें क्या जानकारी मिली कि जो चंबल हमारी जो नदी है वो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे पहला जिला इंदौर हुआ, उससे आगे बढ़ी धार पहुंची, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद रतलाम और उसके बाद कहां पर, मंदसौर में। इसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, पुनः ये मुड़कर कहां पर आती है, मध्य प्रदेश में आती है और लास्ट में ये उत्तर प्रदेश में जाकर कहां पर मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये जो हमारी चंबल नदी है,
चंबल नदी आपसे पूछा जाएगा कि किन राज्यों में यह नदी बहती है, तो यहां आपको समझ आ गया कि ये मध्य प्रदेश में गई, फिर राजस्थान में गई, और ये हमारी कहां पर चली गई, ये यूपी में। तो 3 राज्यों में, हमारे मध्य प्रदेश में, दूसरा राजस्थान में और तीसरा यूपी में कौन सी नदी बहती है, तो हमारी चंबल नदी बहती है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे जो चंबल नदी है इसकी सहायक नदियों के बारे में। चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। सहायक नदी, तो इसमें दोस्तों चंबल नदी की जो सहायक नदी हैं उसमें पहली आती है हमारी क्षिप्रा नदी, दूसरी आती है हमारी पार्वती नदी, तीसरी आती है हमारी काली सिंध नदी, और चौथी जो हमारी नदी आती है वो आती है शिवना नदी आदि। ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये सहायक नदियां हैं किसकी, हमारी चंबल नदी की। अब इसमें हमने पहली सहायक नदी का नाम लिखा है, कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये जो इंदौर है, इंदौर में ही एक पहाड़ी पड़ती है, इंदौर में ही एक पहाड़ी पड़ती है, और वो पहाड़ी कौन सी है, काकरी बरडी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, काकरी बरडी की पहाड़ी, और काकरी बरडी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, क्षिप्रा नदी निकलती है, और ये इंदौर में ही किस नदी से जाकर मिल जाती है, चंबल नदी से जाकर मिल जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा जो नदी है यह किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। दूसरी हमने लिखी पार्वती नदी, तो हम सब जानते हैं पार्वती जो नदी है ये हमारे सीहोर से निकलती है, सीहोर से हमारी कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी निकलती है, और ये राजस्थान में जाकर, राजस्थान में एक स्थान पड़ता है ननेरा स्थान पड़ता है। ये कहां पर पड़ता है, हमारा राजस्थान में। यहां पर जाकर मिल जाती है कौन सी नदी, तो पार्वती नदी। इसके बाद रतलाम से दोस्तों ध्यान रखेंगे, रतलाम से निकलती है हमारी शिवना नदी, रतलाम से निकलती है शिवना नदी, और ये मंदसौर में जाकर किस नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे यहां हमारा क्या पड़ता है, देवास पड़ता है, और देवास से हमारी नदी निकलती है कौन सी नदी, काली सिंध नदी। और ये जो काली सिंध नदी है ये हमारे किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो ये किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी है। कौन सी हमारी नदी है, तो काली सिंध नदी। तो ये हमारी मुख्य नदियां हैं किसके बारे में, किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद 2-3 पॉइंट आपको चंबल नदी में और याद रखना है। ये जो चंबल नदी है इस पर एक जलप्रपात बना है, इस पर एक जलप्रपात बना है। ये जो जलप्रपात है इस जलप्रपात का आपको नाम याद रखना है, ये कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो चंबल नदी पर बना है, और ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, तो ये राजस्थान में देखने को मिलता है। चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है। इसके बाद आपको 2-3 पॉइंट और याद रखना है दोस्तों। इसमें पूछा जाता है ये जो राजस्थान हमने लिखा है, इस चंबल नदी पर राजस्थान में जाकर कुछ बांध बनाए गए हैं, कुछ बैराज बांध बनाए गए हैं। तो दोस्तों इन बांधों को हमें याद करना है और पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो हमारा राजस्थान है यहाँ पर एक पाया जाता है राणा प्रताप सागर, एक पाया जाता है हमारा जवाहर सागर, और तीसरा हमारा गांधी सागर बांध या परियोजना, और एक होता है हमारा कौन सा, कोटा बैराज। तो दोस्तों
राणा प्रताप सागर परियोजना या बांध, इनको क्या बोला जाता है, परियोजना या बांध। जवाहर सागर बांध या परियोजना, गांधी सागर बांध या परियोजना, या कोटा बैराज। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। पहला आपसे पूछा जाएगा कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर जो परियोजना है ये किस किस की परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राणा प्रताप सागर परियोजना कहां पर है, तो ये हमारी कहां पर होगी, राजस्थान में। जवाहर सागर परियोजना कहां पर है, राजस्थान में। किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। कहां पर है, राजस्थान में है। किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये क्या है, संयुक्त परियोजना। कोटा बैराज कहां पर है, तो राजस्थान में है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको चंबल नदी के बारे में दोस्तों और याद रखना है। ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी में डॉल्फिन मछलियां पाई जाती हैं। डॉल्फिन मछली पाई जाती है चंबल नदी में, डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है। और इन डॉल्फिन जो मछलियां हैं, इन डॉल्फिन मछलियों को एक और नाम से जाना जाता है, गंगेसूस। गंगेसूस के नाम से, गंगेसूस के नाम से जाना जाता है किसको, जो चंबल नदी में जो डॉल्फिन मछलियां पाई जाती हैं। इसके अलावा चंबल नदी में घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल भी चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी पूरी चंबल नदी। इससे बाहर आपको दोस्तों एक भी क्वेश्चन इसमें आपका जाएगा नहीं, ठीक है ना दोस्तों। और आपको ये कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि इसमें अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो वो आप हमें जरूर बताएं।